पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो कुछ हुआ, अब शायद वही कहानी हरीश रावत के साथ दोहराई जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पद की दावेदारी कर रहे हरीश रावत अपनी ही पार्टी की जंग में लगातार मात खा रहे हैं। पहले तो उनकी मर्जी के खिलाफ हरक सिंह रावत की पार्टी में एंट्री हो गई और अब उनकी सीट उनसे छीन ली गई। असल में कांग्रेस ने रामनगर सीट से हरीश रावत को उम्मीदवार घोषित किया था। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर रामनगर के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा और रामनगर से 28 जनवरी को नामांकन भरने का भी ऐलान किया। लेकिन हरीश रावत की उम्मीदवारी तय होते ही कांग्रेस में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रणजीत सिंह रावत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वे चुनाव लड़ेंगे तो रामनगर से, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी कीमत चुकानी पड़ी। रणजीत सिंह रावत की बगावत के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक में हंगामा खड़ा हो गया और आनन फानन में आधी रात को हरीश रावत को रामनगर से हटाकर दूसरी सीट पर भेजा गया। मतलब साफ है कि हरीश रावत रणजीत सिंह रावत से बुरी तरह से मात खा गए। पंजाब में नाकामी के बाद हरीश रावत को सोनिया गांधी ने वापस उत्तराखंड भेजकर प्रचार समिति का मुखिया बना दिया। पूर्व सीएम और इस बार भी दावेदार हरीश रावत को लगा कि देवभूमि में पार्टी पर उनका सिक्का चलेगा, लेकिन हरीश रावत की दाल यहां भी नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी से आयात हुए हरक सिंह रावत ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मनमाफिक सीट तक नहीं मिली। पहले लिस्ट में रामनगर की सेफ सीट हासिल तो कर ली, लेकिन पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत बागी हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि चुनाव रामनगर से लड़ूंगा, सल्ट से नहीं, वो भी तब जब वो यहां से हारे हुए उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट ने उन्हें हरा दिया था। चेले की दबंगई देख कांग्रेस ने आधी रात नई लिस्ट जारी कर दी। हरीश रावत को लालकुआं भेज दिया। सीएम पद के दावेदार हरीश रावत के परिजनों को टिकट का विरोध हो रहा था, लेकिन नई लिस्ट में हरिद्वार ग्रामीण सीट से उनकी बेटी अनुपमा रावत को कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया है। शायद इससे हरीश रावत की नाराजगी दूर हो जाए। वहीं रणजीत सिंह रावत को भी रामनगर सीट नहीं दी गई है ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए। पार्टी ने उन्हें सल्ट सीट से ही टिकट दिया है। रणजीत सिंह रावत ने कहा था कि उन्होंने रामनगर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी। वाहिद अली वाहिद की कविता पढ़ते हुए उन्होंने विद्रोह का बिगुल कुछ यूं बजाया था, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। 5 बार सांसद रहे हरीश रावत जब विजय बहुगुणा के खिलाफ नाराजगी के बाद सीएम बनाए गए थे, तब धाराचूल का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था। 2017 में वो हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा 2 क्षेत्रों से लड़े और दोनों ही हार गए। 1980 से लेकर 1999 तक उन्होंने अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का लगातार 5 बार प्रतिनिधित्व किया। 2009 में हरिद्वार से जीते और 2019 में अजय भट्ट ने उन्हें नैनीताल सीट से हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी चुनाव के बिसात पर अमित शाह ने ऐसे मोहरे चले कि जयंत चौधरी का पूरा खेल ही उलट पुलट गया। जाटों को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने परमेश वर्मा के घर पर करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान जाटों की तरफ से कुछ भी मांगे भी रखी गई, जिनको पूरा करने का वादा भी अमित शाह ने किया। लेकिन बैठक के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने एक बार फिर गलत घर चुन लिया है और यह भी कह डाला कि गलती सुधारने का वक्त अब भी बचा है। उन्होंने इशारे में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जयंत भाई ने घर गलत चुन लिया है। 2013 में भी मैं आपके पास आया था, हमने 2014 में सरकार बनाई, 2017 में मैं आया, फिर सरकार बनवाई और आशीर्वाद दिया, प्यार भी दिया। 2019 में भी आया। मेरे अध्यक्ष रहते हुए चुनाव में जाट समाज ने दिल खोलकर समर्थन दिया। जाट भी किसान की सुनता है, बीजेपी भी किसान की सुनती है। जाट समाज ने वोट से झोली भर दिया। जाट देश की सुरक्षा की सोचता है, बीजेपी भी देश सुरक्षा की सोचती है। टिकैत को मोदी जी ने सम्मान दिया। सालों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग मोदी जी ने दिया। पार्टी को आपने मजबूत किया है। बीजेपी पर जाट समुदाय का अधिकार है। सबसे ज्यादा जाट मंत्री और विधायक बीजेपी ने दिए। अमित शाह ने जाट नेताओं से कहा कि 40,000 लोग कश्मीर में मारे गए और कोई जवाबदेही नहीं। पुलवामा में हमला किया तो हमने एयर स्ट्राइक की और बदला लिया। 80,000 करोड़ किसानों के खाते में दिया। गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, आंवला और दूध उत्पादन में 5 राज्यों में नहीं है, अब नंबर 1 पर है। योगी सरकार आई तो किसानों का कर्जा माफ किया गया।
जो मूंछों पर ताव देते थे वे यूपी छोड़ गए हैं कि नहीं, आप बताएं। अमित शाह ने इस मौके पर जाटों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शामली में 250 करोड़ की लागत से एसआईटी का हेडक्वार्टर बन रहा है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो लाइन, स्मार्ट सिटी बनाने का काम हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जाट नेताओं ने अमित शाह के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें पहली मांग ये थी कि गन्ना का पेमेंट 14 दिनों में किया जाए और दूसरी ये कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि जाटों से उनका विशेष जुड़ाव है और उनकी मांगे उनके दिल में है। चुनाव के बाद वो इन पर काम करेंगे। इस बैठक में खास ये रहा कि अमित शाह ने आरएलडी के जयंत चौधरी को गठबंधन का ऑफर दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि चौधरी चरण सिंह की हम इज्जत करते हैं। उनकी विरासत जयंत चौधरी के लिए हमने पहले भी दरवाजे खोल रखे थे और यदि आगे भी वो चाहेंगे तो उनसे बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि खुले मन से बात हुई। समाज के लोगों का मानना है कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर चले गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। चुनाव के बाद वो वापस आते हैं कि नहीं, ये उन्हें तय करना है। बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि कोई गिले शिकवे वाली बात नहीं है, सबसे बैठकर बातचीत हुई और हमेशा ऐसी बात होती है, आज भी हुई है। मैं भी मानता हूं कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उनका क्या रूप होगा यह वह खुद तय करेंगे। अब वह हमारे साथ आएंगे या नहीं, यह तो वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही चुनाव क्षेत्र में बुरी तरह से घिर गए हैं। सुखबीर सिंह बादल पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। इसके लिए उन्होंने अकाली दल के हेवीवेट नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतार दिया। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी ऐसी ही तैयारी है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से विक्रम सिंह मजीठिया की उम्मीदवारी के मुकाबले काफी दिलचस्प हो गया है। विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की तकरार किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल के हिस्से पंजाब की 117 में से 97 सीटें आई हैं। शिरोमणि अकाली दल ने अब अपने हिस्से की सभी 97 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। लगातार पार्टियां अपने फैसले से सभी को चौंका रही हैं। अब शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान किया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मजीठिया अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़कर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगे। इसके अलावा भी अपनी पुरानी सीट मजीठिया से भी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में इस बात का ऐलान किया। अकाली दल के इस फैसले के बाद अमृतसर ईस्ट सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। सिद्धू ने पिछली बार इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। विक्रम मजीठिया 2007 से मजीठा हल्के से चुनाव लड़ते रहे हैं और लगातार तीनों चुनाव जीते हैं। अब मजीठिया को अकाली दल ने सिद्धू के खिलाफ उतारने का फैसला किया है। इस वक्त मजीठिया काफी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ड्रग्स केस में उनकी अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है। हाईकोर्ट ने मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। वैसे मजीठिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। विपक्षी दल उन पर इस मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं, जबकि अकाली नेता इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाब में सियासी सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है। अगले महीने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आरपीएन सिंह को अपने खेमे में लाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। इससे कांग्रेस के बड़े नेताओं का भरोसा अपनी पार्टी से डिगने लगा है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के G23 के नेता तो पहले से ही किनारे बैठे हुए हैं। अब इसी ग्रुप के नेता शशि थरूर ने इशारे में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि अभी कई और बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं की जैसे बॉडी लैंग्वेज है, उसे देखते हुए इस बात की अटकलें लगने लगी हैं कि शायद और कांग्रेस नेता बीजेपी में चले जाएं। शशि थरूर का ट्वीट नेताओं की बेबसी साफ बयां करता है। उन्होंने लिखा कि छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी सब अपना सा है, अब उधर भी तो सभी अपने हैं। कांग्रेस युक्त भाजपा थरूर की इन लाइनों का मतलब निकाले जाने लगा है।
क्या थरूर को बीजेपी अपनी सी लगने लगी है? क्या उनका मन बदल रहा है? क्या और नेता भगवा कैंप में जा सकते हैं? सच पूछिए तो कांग्रेस खेमे में अकेले थरूर नहीं है जो भारी दिल से बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता भी बार बार पार्टी को आईना दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी राजनीतिक जौहर दिखाने से चूक नहीं रही। G23 के नेता गुलाम नबी आजाद को 5 राज्यों में चुनाव से पहले उसने पद्म सम्मान देने का फैसला किया। इसके जरिए उसने मैसेज दिया कि वह पार्टी लाइन से उठकर देश हित में काम करने वालों के लिए योगदान की सराहना करती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी बीजेपी के कार्यकाल में भारत रत्न देने का फैसला लिया गया था, तब भी उसने हैरान कर दिया था। इस कदम से बीजेपी एक झटके में कांग्रेस के बड़े हीरो को अपने पाले में ले आई थी। आजाद को पद्म सम्मान देकर भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया। कश्मीरी नेता को इस सम्मान पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया आई। यह कांग्रेसी नेताओं के मूड को साफ दिखाता है। कांग्रेस खेमे में किस तरह अंदर खाने बट गई है, इसका भी कुछ अंदाजा हो जाता है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण, बधाई हो भाईजान। विडंबना है कि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को सम्मान दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद दोनों कांग्रेस के G23 गुट के नेता हैं। यह कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का वह धड़ा है जिसने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में सुधार किए जाने की बात कही थी। इस पत्र को लेकर काफी बवाल हुआ था। हालांकि जयराम रमेश ने इशारों में तंज किया। उन्होंने बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के बहाने गुलाम नबी पर तंज कसा। बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी पद्म भूषण की लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन सीपीएम के वयोवृद्ध नेता ने सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सही कदम उठाया। वह आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। कांग्रेस को अलविदा कहने वाले नेताओं में RPN सिंह का नाम सबसे ताजा है। उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भी कांग्रेस से हाथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सिर्फ बीजेपी में ही नहीं गए, उनका पलायन TMC जैसे दूसरे दलों में भी हुआ है। मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद सुष्मिता देव, लुई जिन्हो फ्लोरियो और अभिजीत मुखर्जी भी TMC की राह पकड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी की पिछली बार जब सरकार थी तो उन पर सबसे बड़ा आरोप खुलेआम गुंडाई करने का था। इसी मुद्दे पर देश के सबसे बड़े सूबे की जनता ने अखिलेश यादव को दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन इससे कोई सीख न लेते हुए अखिलेश यादव और उनके चट्टे बट्टे फिर वही करने पर उतारू हैं, जबकि अभी ना उनकी सरकार है और न ही आने की कोई उम्मीद। एटा में पूर्व विधायक अजय यादव ने अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख स्तंभ रामगोपाल यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। अजय यादव का कहना है कि रामगोपाल यादव ने उन्हें लात मारकर भगाया। असल में अपने रिश्तेदार जोगेंद्र सिंह यादव को टिकट दिलाने के लिए अजय यादव प्रयास कर रहे थे, लेकिन रामगोपाल यादव ने उनका टिकट कटवा दिया, जबकि अखिलेश यादव ने अजय यादव से वादा किया था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा और इसीलिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। अजय यादव का कहना है कि 2 बार अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके थे और अखिलेश ने उनसे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए भी कह दिया था, लेकिन रामगोपाल यादव के कहने पर अचानक से उनका टिकट काट दिया गया। और जब वो इस बात का दुखड़ा रोने के लिए रामगोपाल यादव से मिले और उनके पैर छूने के लिए झुके तो रामगोपाल यादव ने आशीर्वाद देने के बजाय पलटकर लात मार दी और अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बेइज्जती के बाद अजय यादव ने अब समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और वे बसपा में शामिल हो गए हैं। शांतिपुर क्षेत्र में रो रो कर इस घटना का आंखों देखा हाल भी सबको बता रहे हैं। बसपा अजय यादव को एटा की सदर सीट से ही चुनाव लड़वा सकती है। अजय यादव ने रामगोपाल यादव को खलनायक बताते हुए कहा कि उनकी वजह से उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वहीं एटा सदर सीट से 2 यादव उम्मीदवार मैदान में होने से मौजूदा बीजेपी विधायक और प्रत्याशी विपिन वर्मा को तगड़ा फायदा हो सकता है, जबकि अजय यादव साइकिल छोड़ हाथी पर सवार होने के बाद से मायावती के गुण गा रहे हैं और अखिलेश यादव को जमकर धो रहे हैं। उनका कहना है कि बहन मायावती का आशीर्वाद होगा तो वे बसपा के टिकट पर एटा सदर सीट जीत कर दिखाएंगे। एटा के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ पटियाली के पूर्व विधायक रहे अजय यादव ने रोते हुए कहा कि सपा में एक खलनायक है जिसने मेरा बहुत अपमान किया है। जब मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथ पर लात मार कर हटा दिया और कहा, जाओ जोगेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाओ।
अजय यादव ने सैकड़ों समर्थक के साथ सपा से इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन की। एटा जिले में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश भर में जिन अर्बन नक्सलियों का मुद्दा अक्सर उठता रहा है, कांग्रेस अब उन्हीं अर्बन नक्सलियों की फैक्ट्री बन चुकी है। सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर जो हिंसा हुई, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI का हाथ है। इससे पहले कम्युनिस्ट संगठनों का भी इस हिंसा के पीछे होने का दावा किया जा चुका है। पूरे देश की जनता जब एक सुर में कांग्रेस पार्टी और उसके गांधी वाड्रा खानदान को नकार चुकी है, तो अब कांग्रेस देश के युवाओं को भड़काकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है और उन्हें अर्बन नक्सली बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कई जगह ट्रेनों के आगजनी और तोड़फोड़ के बाद बिहार में पुलिस ने जहां कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो वहीं अब रेलवे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का नाम सामने आ रहा है। रेलवे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि NSUI ने ही छात्रों से 26 जनवरी को देश भर में रेल रोको अभियान का आह्वान किया था। पूर्वी रेलवे के DIG और चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर की ओर से 25 जनवरी को लिखे गए लेटर में कहा गया कि इस बात के इनपुट मिले हैं कि RRB NTPC अभ्यर्थियों को 26 जनवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने को कहा गया है। NSUI ने रेल रोको अभियान को अपना पूरा समर्थन दिया और हिंसा के लिए भड़काया। इनपुट यह भी संकेत देते हैं कि NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन को समर्थन दिया और इस हिंसा में शामिल रहे हैं। DIG ने सभी रेलवे अधिकारियों से इस इनपुट के आधार पर एहतियाती कदम उठाने को कहा था ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। हालांकि इसके बावजूद कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई, तो जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। 13 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में बोर्ड द्वारा कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया गया है, जिसके कारण कई छात्र नाराज हैं। इसी को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि रेलवे ने अब उनकी मांगे मान ली और एक कमेटी बनाकर जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा है और फिलहाल के लिए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस में जारी बवाल शांत होता नहीं दिखता। राहुल गांधी के अमृतसर दौरे में कांग्रेस के 5 सांसद शामिल नहीं हुए। मनीष तिवारी, रवनीत सिंह बिट्टू और परनीत कौर सहित 5 सांसदों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया ही नहीं गया। परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और मनीष तिवारी सोनिया गांधी सहित चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पर लगातार हमलावर रही हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के भी इन दोनों नेताओं से नहीं पड़ती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन 5 सांसदों के राहुल गांधी के दौरे से गायब रहने के बाद बड़ा सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ, तो कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के 117 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, सांसदों को नहीं। राहुल गांधी के दौरे से पंजाब के 5 कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, रवनीत सिंह बिट्टू, जसबीर सिंह गिल, परनीत कौर और मोहम्मद सादिक अनुपस्थित रहे। जसबीर सिंह गिल ने कहा कि हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता चला कि यह कार्यक्रम 117 उम्मीदवारों के लिए था। उन्होंने आगे कहा कि न तो PCC अध्यक्ष ने और न ही मुख्यमंत्री ने हमें आमंत्रित किया, यहाँ तक कि प्रभारी महासचिव को भी नहीं। अगर हमें बुलाया जाता तो हम जरूर जाते। इसके बाद जसबीर गिल ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवारों को ही बुलाया गया था, सांसदों को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसीलिए बॉयकॉट का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि पहले जसबीर गिल ने कहा था कि मैं पर्सनल कारणों से अमृतसर समारोह में शामिल नहीं हो सका और इसके लिए मैंने लीडरशिप को पहले ही सूचित कर दिया था। कृपया कोई धारणा न बनाएं, न पर्सनल, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सांसदों के नहीं आने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और जसबीर गिल जो सफाई दे रहे हैं उसमें भी विरोधाभास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा के बाद से कांग्रेसी कलह तेज हो गई। कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को बधाई दी, तो जयराम रमेश जैसे नेताओं ने तंज किया। जयराम रमेश की टिप्पणी के बाद वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर दलगत आधार पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और अगर अपना कोई एक साथी सम्मानित हो रहा है तो उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने के बजाय उसकी सराहना करते हुए बधाई देनी चाहिए। सिंह ने यह बयान उस वक्त दिया जब आजाद को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उन पर कटाक्ष किया था।
करण सिंह ने एक बयान में कहा कि मैं गुलाम नबी आजाद को उस वक्त से जानता हूं जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 1971 में उधमपुर संसदीय क्षेत्र से मेरे दूसरे चुनाव प्रचार में वह शामिल हुए थे। करण सिंह ने कहा कि आजाद अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते गए और अपने समर्पण और प्रशासनिक योग्यता के दम पर पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। सिंह ने कहा कि 7 वर्षों तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए आजाद ने एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने उन पर कटाक्ष किया था। हालांकि पार्टी के G23 समूह में शामिल कई नेताओं ने आजाद को बधाई दी और कहा कि उनके योगदान को स्वीकार किया गया है। कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह विडंबना है कि कांग्रेस को आजाद की सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि राष्ट्र उनके योगदान को स्वीकार कर रहा है। सरकार की ओर से पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। रमेश ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की ओर से पद्म भूषण सम्मान को अस्वीकार किए जाने को लेकर आजाद पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था कि यही सही चीज थी करने के लिए, वह आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।